एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू माय बी ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है उसको हम समझेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि हम लोग जो टीचर प्रोफेशन पढ़ रहे हैं, टीचिंग प्रोसेस पढ़ा है इससे पहले, तो टीचिंग प्रोसेस में बहुत ब्रीफली तरीके से मैंने सारी चीजें बताया हुआ है। यहाँ पर बस आपके सिलेबस को बहुत ब्रॉड करने के लिए, 2 साल का कोर्स बनाने के लिए यहाँ पर बस चीजों को खींच तान करके बड़ा किया हुआ है। इसमें बहुत कुछ नहीं है। अगर टीचिंग प्रोसेस आप समझ लेते हैं तो इसमें यह समझना इतनी बड़ी बात नहीं है कि रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग प्रोसेस में क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि रोल ऑफ टीचर यानी टीचर का क्या रोल होगा टीचिंग प्रोसेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीचिंग प्रोसेस में कितने भागों में बांटा जाता है। टीचिंग प्रोसेस को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या होता है? प्री एक्टिव स्टेज होता है, उसके बाद इंटर एक्टिव स्टेज होता है और उसके बाद पोस्ट एक्टिव स्टेज होता है। तो इन भागों में यहां पर रोल क्या होगा एक टीचर का, उस रोल को समझेंगे आज हम लोग। तो यहां पर देख सकते हैं आप रोल ऑफ टीचर इन प्री एक्टिव फेज, यानी कि पूर्व शिक्षण स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होगी उसको हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट होगा टीचिंग लर्निंग प्लानिंग। आप जानते हैं कि पूर्व क्रिया अवस्था में यानी कि प्री एक्टिव स्टेज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, टीचिंग का प्रोसेस में ये करते हैं कि प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, किस तरीके से पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, किन किन बातों को डिस्कस करना है। यानी कि क्लास में जाने से पहले हम जो योजनाएं बनाते हैं, हम जो प्लानिंग बनाते हैं, उन चीजों को यहां पर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद होता है आपका दूसरा पॉइंट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय सामग्री का विश्लेषण। जो योजना आपने बनाया है, जो सब्जेक्ट आपने चुना है, तो उसको विश्लेषण करना कि किस तरीके से पढ़ाना है। सपोज दैट कि अगर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आती है, सिविक्स भी आते हैं। तो अगर आप इन चीजों को पढ़ा रहे हैं, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप विश्लेषण कर पाना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से किस तरीके से अलग हो पाएगा, ज्योग्राफी सिविक्स से किस तरीके से अलग हो पाएगा। तो इस तरीके से जब आप योजना बनाएंगे तो इसको विश्लेषण करेंगे सब्जेक्ट में, यानी कि एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर को आप तो अलग अलग विश्लेषण करके दिखाएंगे, योजना बनाएंगे। तीसरा पॉइंट होता है आपका नो द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय सामग्री की दशा ज्ञात करना। यानी कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना क्या होता है, एक सब्जेक्ट मैटर ज्ञान होता है। सपोज दैट कि हिस्ट्री आपको क्या ज्ञान देता है, ज्योग्राफी आपको क्या ज्ञान देता है, इसके बिहाफ पर आप क्या करोगे, नो द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आप सब्जेक्ट के मैटर को, स्टेटस को समझोगे कि जो ज्योग्राफी है वो आपको ज्योग्राफिकल चीजों का नॉलेज देगा, जो हिस्ट्री है वो हिस्टोरिकल चीजों का नॉलेज देगा। तो ये जो है सब्जेक्ट स्टेटस जो होता है उसको समझना जरूरी होता है। अगर एक टीचर इस चीज को नहीं समझेगा तो वो क्या करेगा कि हिस्ट्री के पोर्शन को क्या करेगा, ज्योग्राफी में घुसा देगा, तो ज्योग्राफी के पोर्शन को सिविक्स में घुसा देगा। तो जो स्टेटस होता है सब्जेक्ट का, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है आपका डेवलप सिक्वेंशियल कंटेंट बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस, यानी कि पूर्व अनुभव के आधार पर कर्मिक विषय तैयार करना। इतना क्लियर है कि आप जो भी पढ़ाएंगे, आप जो भी योजना बनाएंगे, जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपका जो सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होगा कि आप ये योजना बनाएं कि किस तरीके से शुरू करें, है ना, कहां से शुरू करें, कितना बच्चे ने सीखा हुआ है, पूर्व ज्ञान बच्चे के अंदर में कितना है, तो वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप अपना योजना बनाएंगे। उसके बाद होता है आपका सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुदेशन विधियों का चयन करना। जैसे कि सब्जेक्ट का कोई भी पढ़ाएं आप, उसका एक अपना उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया जाएगा, यहां पर उस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें और भी टीचिंग पॉइंट को जोड़ सकते हैं, टीचर्स के रोल को जोड़ सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस वीडियो को देखेंगे तो आप इजीली समझ लेंगे और इसमें बहुत आसानी से इसमें डिस्कस कर पाएंगे। उसके बाद होता है आपका रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग टीचिंग, यानी कि शिक्षण के दौरान शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कौन कौन सी भूमिका होती है वो मैं आपको बताता हूं। यह होता है आपका एक्सचेंजिंग टीचिंग मेथड्स, यानी कि अब जो है यहां पर आप देख सकते हो ये पूर्व क्रिया, वो जो पूर्व क्रिया अवस्था था, ये ड्यूरिंग का मतलब है अंतः क्रिया अवस्था। यानी कि अब जो है टीचर इंटर कर चुका है क्लास में, अब वो किस किस तरीके से पढ़ाएगा उसको डिस्कस करेंगे। देखो एक्सचेंजिंग टीचिंग मेथड, यानी कि वो किसी भी मेथड से पढ़ाना शुरू किए हैं, वो और भी मेथड जानते हैं। अगर वो प्ले मेथड से शुरू किए हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये भी जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर मेथड से भी पढ़ाया जा सकता है, वो ये भी जानते हैं कि व्याख्या विधि से पढ़ाया जा सकता है। तो जिस तरीके से बच्चा समझेगा उसको एक्सचेंजिंग टीचिंग मेथड, कि टीचिंग मेथड को अलग अलग तरीके करके टीचर पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम कहेंगे डिवाइड इनटू पार्ट्स, जो पोर्शन है, जो हिस्ट्री है, जो आपका लेसन है, पार्ट है, उसको अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ाया जाएगा तो बच्चा और अच्छे से समझेगा। उसके बाद होता है आपका क्लियर विद एग्जांपल, यानी कि
कोई चीज अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, किसी चीज में अगर बच्चों को दुश्वारी हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आप उसको जो है ना रियलिटी डे टू डे लाइफ का क्या करो, एग्जांपल दे दो, बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाएगा। उसके बाद होता है आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो आप उसको बोर मत करो, यानी कि अगर हिस्ट्री का भी पोर्शन है तो इस तरीके से इंटरेस्ट वाला पार्ट वहां पर शुरू कर दो, इंटरेस्टिंग लेकर के पढ़ाना शुरू करो कि बच्चा जो है बहुत प्रभावित तरीके से सीखते रहे। उसके बाद होता है आपका अप्लाइंग वेरियस टीचिंग मेथड। वही चीज है कि किस तरीके से, किस मेथड में, किस सब्जेक्ट को किस मेथड से पढ़ाना चाहिए वो आपको आना चाहिए। जैसे कि 5 साल का बच्चा है तो प्ले वे मेथड से पढ़ा रहे हैं। अगर जो है 13 साल से बच्चे का, मैं 13 साल से पहले का बच्चा है, उसको क्या पढ़ाएंगे, उसको स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाएंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाएंगे। और अगर ब्रॉड वे का है, अगर जो है अपर क्लासेस का है, तो वहां पर व्याख्या विधि यानी कि लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे। उसके बाद होता है आपका मेंटेनिंग डिसिप्लिन। आप क्लास में डिसिप्लिन बना के रखेंगे। अगर बच्चा नहीं सुनना चाह रहा है तो आप अपने आप को उस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चा सुनने लगे, तो डिसिप्लिन बना के रखना है। उसके बाद होता है आपका प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप उस क्वेश्चन को समझें कि बच्चा कितना क्षमता रखता है। आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढ करके लाएं कि बच्चे की जो एबिलिटी है, बच्चे की जो कौशलता है, बच्चे की जो मानसिक क्षमता है, उसको ढूंढ पाए, ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करें। उसके बाद होता है आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी तरह का भी सिचुएशन होता है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको सॉल्व कर पाए, ये होता है रोल ऑफ टीचर। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं तीसरा वाला रोल ऑफ टीचर पोस्ट एक्टिव फेज। तीसरा पेज कौन सा होता है, पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि उत्तर शिक्षण स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होगी। उत्तर शिक्षण स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होगी, इसमें समझेंगे। पहला होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। सबसे पहले, क्योंकि अब जो है लेक्चर जो टीचर दे चुके हैं, अब पूरी तरीके से बता चुके हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, अब लेक्चर टीचर का खत्म हो गया है। अब जो है क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम। अब जितनी प्रॉब्लम रह जाती है स्टूडेंट के साथ में, अब जो क्वेश्चन स्टूडेंट के साथ में रह जाते हैं, अब क्वेश्चन करो और फिर उस तरीके से टीचर उसको जवाब देते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा पॉइंट होता है चेक असाइनमेंट। चेक असाइनमेंट आप समझते हो ना, कि आप जो है होमवर्क देते हो उनको, कोई काम देते हो अगर उनको करने के लिए, तो वो किस तरीके से चेक करते हैं, उसको चेक भी करना जरूरी होता है। उसके बाद होता है इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि मूल्यांकन करना, बच्चों को जो ना असिस्टेंट करना, यानी कि मूल्यांकन करके देखना, ये समझना कि आपने जो लेक्चर दिया है, आपने जो समझाया है, बच्चे ने कितना सीखा भी है कि नहीं, बच्चे ने आपके लेक्चर से कुछ ज्ञान को अर्जित किया भी है कि नहीं। उसके बाद होता है आपका मोटिवेट टू स्टडी। बच्चों को आप मोटिवेट करते रहो स्टडी के लिए, कि बच्चे पढ़ते रहो, अलग से किताबें पढ़ो, सिलेबस भी पढ़ो, इस तरह से मोटिवेट करते रहो। उसके बाद होता है आपका कंडक्ट रेमेडियल क्लासेस, यानी कि डायग्नोसिस या रिमेडियल क्या मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि एक टीचर जो होता है वो क्या होता है, वो जो है प्रॉब्लम परख होता है, यानी कि एक टीचर समझ जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तो अगर जिस प्रॉब्लम को वो देख रहा है उसी को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बिहाफ पर, यानी कि रेमेडियल के बिहाफ पर आप क्लास को पढ़ाना शुरू करो। बच्चा अगर जिस प्रॉब्लम में जूझ रहा है उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए रेमेडियल क्लासेस बना करके रखो। डायग्नोसिस के तरीके से पढ़ाओगे, बीमारी को जांच लिया, प्रॉब्लम को जांच लिया, अब उसको सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा उस तरीके से क्लास में पढ़ाओ। उसके बाद होता है आपका मीटिंग विद पेरेंट्स। आप उसके पेरेंट्स से भी मिलो, आप उससे पूछो कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, आप उससे कहो कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो पढ़ाई के लिए। तो ये सारे पॉइंट है जिसमें कि आप क्या करते हो, रोल ऑफ टीचर इन 3 फेजेस में बांट करके समझते हो। 3 फेजेस में बांट करके आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करते हो, क्या क्या रोल होगा किन किन फेजेस में, इसको आप समझते हो। और इसका जो कोरिलेशन होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग में जो मैंने आपको बताया है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग में जो मैंने बताया है तीनों स्टेजेस को, उसमें बहुत ब्रीफली तरीके से बताया है। और उस लेक्चर को भी अगर आप सुनते हो ना तो बहुत अच्छे तरीके से ये वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप अपने दिमाग में सोचोगे कि एक टीचर का क्या रोल होता है पढ़ाने में, तो आप अपने तरीके से भी बहुत सारे पॉइंट बना करके इसमें इंक्लूड कर सकते हो। वो सारे पॉइंट आपको इफेक्टिव तरीके से 110% नंबर दिलाएंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इतना है कि आपको यह समझना है टीचिंग क्या होती है, टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है और टीचर्स के रोल क्या होता है। इन सारे लेक्चर को सुन करके आप बहुत इजीली तरीके से समझ पाओगे और अपने दिमाग से खुद भी लिख पाओगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अगर किसी तरह का क्वेश्चन भी है, किसी तरह की क्वेरीज भी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। विद इन 5 मिनट्स में आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।